नमस्कार, डीजी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं ऋतु वर्मा। खबरों को विस्तार से देखें उससे पहले नजर डालेंगे अभी तक की सुर्खियों पर। राजस्थान की भाजपा सरकार की पहली वर्षगांठ समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भाजपा की नीति विवाद की नहीं संवाद की। और जयपुर के दादिया में करीब 46,400 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का शुभारंभ। वन नेशन वन इलेक्शन पर लोकसभा में विधेयक। लोकसभा में पक्ष में 269 और विपक्ष में 198 मत विभाजन के बाद लोकसभा में बिल हुआ पेश। संविधान पर चर्चा का दूसरा दिन। जेपी नड्डा ने की शुरुआत। कांग्रेस पर बोला हमला। कहा, कांग्रेस ने बार बार गिराई है चुनी हुई सरकारें। वनुआतू में 7.3 तीव्रता के भूकंप के कारण जानमाल का हुआ नुकसान। अमेरिकी और न्यूजीलैंड दूतावास की इमारतें हुई क्षतिग्रस्त। केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने मेजर ध्यानचंद राष्ट्रीय स्टेडियम में किया फिट इंडिया साइकिलिंग ट्यूसडे का शुभारंभ। कहा, पीएम नरेंद्र मोदी के फिट इंडिया मूवमेंट को लेकर लोगों में बढ़ रहा है उत्साह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जयपुर में 1 वर्ष परिणाम उत्कर्ष समारोह को संबोधित किया। इसका आयोजन राजस्थान सरकार का 1 वर्ष पूरा होने पर किया गया। इस अवसर पर पीएम ने हजारों करोड़ की परियोजनाओं का शुभारंभ और शिलान्यास किया। 46,400 करोड़ रुपए से अधिक की ये 24 परियोजनाएं ऊर्जा, सड़क, रेलवे और जल से जुड़ी हैं। पीएम ने जिन परियोजनाओं का शुभारंभ किया उनमें नवनेरा बैराज, स्मार्ट इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन नेटवर्क और परिसंपत्ति प्रबंधन प्रणाली से जुड़ी परियोजनाएं, रेलवे विद्युतीकरण संबंधी योजना, दिल्ली वडोदरा ग्रीनफील्ड अलाइनमेंट परियोजना का 12वां पैकेज शामिल है। वहीं जिन परियोजनाओं की आधारशिला रखी गई उनमें रामगढ़ बैराज और महलपुर बैराज के निर्माण कार्य तथा चंबल नदी पर नहर के माध्यम से नवनेरा बैराज से बीसलपुर बांध और इसरदा बांध तक पानी स्थानांतरित करने की प्रणाली संबंधी परियोजनाएं, सौर ऊर्जा पार्कों और रेल लाइन दोहरीकरण परियोजनाएं शामिल हैं। समारोह में प्रधानमंत्री की मौजूदगी में पावर्ती काली सिंधु चंबल लिंक परियोजना से जुड़े समझौता ज्ञापन का लोकार्पण भी किया गया। पीएम ने काली सिंधु पार्वती और चंबल नदियों से लाए गए जल को राम सेतु कलश में डाला। इस अवसर पर राजस्थान और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री भी मौजूद रहे। प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि आज भाजपा की डबल इंजन की सरकारें सुशासन का प्रतीक बन रही हैं। पीएम ने कहा कि आज देश के लोग कह रहे हैं कि भाजपा सुशासन की गारंटी है। पीएम ने कहा कि इसी वजह से देश की जनता भाजपा को लगातार आशीर्वाद दे रही है। 60 साल के बाद भारत के जनता ने तीसरी बार केंद्र में सरकार बनाई है। लगातार तीसरी बार हमें देशवासियों की सेवा करने का अवसर दिया है, आशीर्वाद दिए हैं। अभी कुछ दिन पहले ही महाराष्ट्र में भाजपा ने लगातार दूसरी बार सरकार बनाई और चुनाव नतीजों के हिसाब से देखें तो वहां भी ये लगातार तीसरी बार बहुमत मिला है। वहां भी पहले से कहीं अधिक सीटें भाजपा को मिली है। इससे पहले हरियाणा में लगातार तीसरी बार भाजपा की सरकार बनी है। हरियाणा में भी पहले से भी ज्यादा बहुमत लोगों ने हमें दिया है।
पीएम ने राजस्थान की भाजपा सरकार के कामकाज को सराहा। पीएम ने कहा कि भाजपा ने जो वादे किए थे वो तेजी से पूरा कर रही है। प्रधानमंत्री ने विकास परियोजनाओं से जमीन पर बदल रही तस्वीर का जिक्र किया। पीएम ने कांग्रेस सरकार में राज्य में परीक्षा और भर्ती अनियमितताओं की याद दिलाई। यहाँ के नौजवानों के साथ पिछली कांग्रेस सरकार ने बहुत अन्याय किया था। पेपर लीक और भर्तियों में घोटाला ये राजस्थान की पहचान बन चुकी थी। भाजपा सरकार ने आते ही इसकी जांच शुरू की और कई गिरफ्तारियां भी हुई है। इतना ही नहीं, भाजपा सरकार ने यहां एक साल में हजारों भर्तियां भी निकाली है। यहां पूरी पारदर्शिता से परीक्षाएं भी हुई है, नियुक्तियां भी हो रही हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि पार्वती काली सिंधु चंबल परियोजना से राजस्थान के 21 जिलों में सिंचाई का पानी भी मिलेगा और पेयजल भी पहुंचेगा। इससे राजस्थान और मध्य प्रदेश दोनों के विकास में तेजी आएगी। भाजपा की नीति विवाद की नहीं, संवाद की है। हम विरोध में नहीं, सहयोग में विश्वास करते हैं। हम व्यवधान में नहीं, समाधान पर यकीन करते हैं। इसलिए हमारी सरकार ने पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना को स्वीकृत भी किया और विस्तार भी किया है। जैसे ही एमपी और राजस्थान में भाजपा सरकार बनी तो पार्वती, काली सिंह, चंबल परियोजना, एमपीकेसी लिंक परियोजना पर समझौता हो गया। पीएम ने राजस्थान का जल संकट दूर न कर पाने के लिए कांग्रेस को घेरा। पीएम ने कहा कि किसानों की बात करने वालों ने किसानों की पानी की समस्या को सुलझाने के लिए कोई कदम नहीं उठाया। कांग्रेस कभी आपके जीवन से पानी की मुश्किलें कम नहीं करना चाहती। हमारी नदियों का पानी बहकर सीमा पार चला जाता था, लेकिन हमारे किसानों को इसका लाभ नहीं मिलता था। कांग्रेस समाधान के बजाय राज्यों के बीच जल विवाद को ही बढ़ावा देती रही। राजस्थान ने तो इस कुनीति के कारण बहुत कुछ भुगता है। यहां की माताओं बहनों ने भुगता है, यहां के किसानों ने भुगता है। राजस्थान सरकार के 1 वर्ष पूरा हो गए और प्रधानमंत्री द्वारा राजस्थान को 24 नई परियोजनाओं की सौगात मिली है। इस अवसर पर राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान के तहत हमने सरकार बनते ही गांव में वर्षा जल संचयन के लिए 1 लाख से अधिक कार्य शुरू किए, जिससे पीने एवं खेती के लिए स्थानीय स्तर पर ही पानी की उपलब्धता में व्यापक सुधार हो रहा है। राजस्थान के लिए बहुत जरूरी वर्षा के पानी के गांव में ही संचय एवं संग्रहण के लिए मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान के तहत हमने 1 लाख से अधिक कार्यों को सरकार बनते ही प्रारंभ कराया, जिसमें पीने एवं खेती के लिए स्थानीय स्तर पर ही पानी की उपलब्धता में व्यापक सुधार हो रहा है। आज का दिन राजस्थान के इतिहास में इस बात के लिए भी याद किया जाएगा कि आज ही के दिन में ही राज्य में 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न विकास परियोजनाओं का लाभ जनता जनार्दन को देने का मार्ग भी प्रशस्त हुआ है। लोकसभा में वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर विधेयक पर विपक्ष ने जमकर हंगामा किया। इस बीच लोकसभा में बिल को पेश करने को लेकर मतदान कराया गया।
बिल को पेश करने के पक्ष में 269 वोट प्राप्त हुए हैं और विपक्ष की ओर से 198 वोट पड़े हैं और इसी के साथ ही मत विभाजन के साथ लोकसभा में बिल को पेश किया गया। और वन नेशन वन इलेक्शन से संबंधित बिल को लेकर कांग्रेस, टीएमसी, तमाम विपक्षी दलों समेत कुछ विपक्षी दलों ने इसे संविधान के खिलाफ बताकर हंगामा किया और इसे जेपीसी को भेजने की मांग की। कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने इसे जेपीसी को भेजने का प्रस्ताव किया। जो ये चर्चा हुई है, इसका जवाब देने के बाद जो नियम 74 है, जिसमें मैं एप्रोप्रिएट जो मोशन ला करके और जेपीसी के गठन का प्रस्ताव निश्चित रूप से करूंगा, निश्चित रूप से जेपीसी के गठन का प्रस्ताव करूंगा। रूल 74 के तहत जेपीसी के गठन का प्रस्ताव है और सरकार की इच्छा भी है। वहीं गृहमंत्री अमित शाह ने सदन को साफ किया कि प्रधानमंत्री भी चाहते थे कि इस बिल को जेपीसी में भेज दिया जाना चाहिए। पीएम ने स्वयं मंशा जताई थी कि इस बिल को जेपीसी को भेज देना चाहिए। एक देश एक चुनाव से जुड़ा बिल जेपीसी को भेजा जाए, मैं इसका प्रस्ताव करूंगा। जब ये संविधान सुधार का विधेयक, संवैधानिक संशोधन जब कैबिनेट में चर्चा में आया, तब प्रधानमंत्री जी ने स्वयं मंशा व्यक्त करी थी कि इसको जेपीसी को देना चाहिए। इस पर विस्तृत चर्चा सभी स्तर पर होनी चाहिए। इसलिए मुझे लगता है कि इसमें सदन का ज्यादा समय जाया करे बगैर, अगर मंत्री जी कहते हैं कि इसको जेपीसी को सौंपने के लिए वो तैयार है, तो जेपीसी में सारी चर्चा होगी और जब जेपीसी के रिपोर्ट के आधार पर कैबिनेट इसको पारित करेगी, तब भी फिर से चर्चा होनी है। तो मैं मानता हूं कि माननीय मंत्री जी अगर जेपीसी में रखने की इच्छा व्यक्त करते हैं, तो यहीं पर एक चीज समाप्त हो जाएगी। और लोकसभा में आज पेश हुए एक देश एक चुनाव विधेयक पर हमारे संवाददाता ने बात की बीजेपी सांसद और ओबीसी मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर के लक्ष्मण से। उन्होंने कहा कि ये एक अहम विधेयक है और उम्मीद है कि ये विधेयक चर्चा के बाद पारित हो जाएगा। वन नेशन वन इलेक्शन पर बिल आ रहा है और हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं बीजेपी के वरिष्ठ नेता। सर, ये जो बिल है, अपोजिशन जो कांग्रेस है और विपक्ष है वो विरोध कर रहा है। ये कांग्रेस विरोध करने में कोई उसमें मुद्दा ही नहीं। हम कांग्रेस को सवाल करना चाहते हैं, क्यों मना कर रहे? आज़ादी के बाद 2-3 बार जो चुनाव हुआ तो वो वन नेशन वन इलेक्शन के माध्यम से हुआ। जब इंदिरा गांधी इमरजेंसी लागू की अपना गद्दी कायम रखने के लिए, तभी से ये वन नेशन वन इलेक्शन का तो बंद हो गया। एक चुनौती है कि दोनों सदनों में ये पारित हो। कहा जा रहा है कि जेपीसी में भेजा जाएगा। काफी लोकसभा में आज कार्यवाही देखने के लिए अर्मेनिया गणराज्य का प्रतिनिधिमंडल पहुंचा। लोकसभा अध्यक्ष ने प्रतिनिधिमंडल का स्वागत किया। अर्मेनिया गणराज्य की नेशनल असेंबली के अध्यक्ष एलिन सिमोनयानोन ने के नेतृत्व में अर्मेनिया के संसदीय प्रतिनिधिमंडल भारत यात्रा पर है। माननीय सदस्यगण, मुझे आपको सूचित करना है कि आज सदन में विशिष्ट दीर्घा में आर्मेनिया के संसदीय प्रतिनिधिमंडल के सदस्य विराजमान हैं। मैं अपनी ओर से तथा सदन के सभी मान्य सदस्यों की ओर से भारत की यात्रा पर आए हमारे सम्मानीय अतिथि आर्मेनिया की नेशनल असेंबली के प्रेसिडेंट श्री एलेन सिमोनयान और वहाँ के संसदीय शिष्टमंडल के सदस्यों का स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। आर्मेनिया के संसदीय शिष्टमंडल का भारत आगमन सोमवार 16 दिसंबर 2024 को हुआ था। भारत प्रवास में शिष्टमंडल के सदस्यगण दिल्ली के अतिरिक्त 18 दिसंबर को जयपुर और 19 दिसंबर को आगरा भी भ्रमण करेंगे। उनका शुक्रवार दिनांक 20 दिसंबर 2024 को भारत से प्रस्थान होगा। हम अपने देश में उनके सुखद और सफल प्रवास की कामना करते हैं। और प्रधानमंत्री का आज राजस्थान दौरा हुआ है। राजस्थान में प्रधानमंत्री का भव्य स्वागत किया गया है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का राजस्थान का दौरा। राजस्थान की भारतीय जनता पार्टी सरकार के 1 साल के पूरा होने के मौके पर था। तो 1 साल की वर्षगांठ पर जहां एक तरफ 46,000 करोड़ से ज्यादा की परियोजनाओं का शुभारंभ किया प्रधानमंत्री ने, साथ ही शिलान्यास किया। इसी के साथ प्रधानमंत्री ने राजस्थान के किसानों को सिंचाई सुविधाओं के साथ एक लंबे समय से जो पानी का संकट राजस्थान के तमाम जिलों में रहा है उसे दूर करने के लिए कई परियोजनाओं की शुरुआत की।
और जयपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुनने के लिए पहुंचे बड़ी संख्या में लोगों में एक बड़ी संख्या महिलाओं की दिखाई दे रही थी और वो भी ग्रामीण अंचल की महिलाएं जो बेहद खुश नजर आ रही थीं और दूर से ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को प्रणाम करते हुए सेल्फी लेती हुई दिखाई दे रही थीं। बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे राज्यसभा में संविधान पर चर्चा के दौरान भाजपा सांसद के लक्ष्मण ने कांग्रेस पर अनुसूचित जाति जनजाति और पिछड़ा वर्ग विरोधी होने का आरोप लगाते हुए जमकर घेरा। As per the Mandal Commission recommendations, there were some Muslim professionals included in the list. Apart from that, exclusively Muslims have been identified in Andhra Pradesh and Telangana. आइए सीधे आपको लिए चलते हैं राज्यसभा। नीति निर्देशक तत्व में जो संविधान के निर्माताओं ने अपना इलस्ट्रेशन लगाया, जो चित्र लगाया, वो वाला चित्र है जिसमें अर्जुन रथ पर बैठे हुए हैं और कृष्ण उपदेश के लिए खड़े हैं। उस चित्र को अगर आप देखेंगे तो भगवत गीता का जो दूसरा अध्याय है, जहां पर वो लगातार ये कहते हैं कि कैवल्यम मा स्मः गमः पार्थ न एतत् त्वयि उपद्यते शुद्रम हृदय दौर्बल्यम व्यक्तवा उत्तिष्ठ परम तप। उसका अर्थ है, शायद हमारे संविधान निर्माताओं को यह पता था कि जब राज्य को नीति निर्देशक तत्व का पालन करना होगा तो कई तरह के कॉन्फ्लिक्ट की सिचुएशन आएगी। ऐसे में अपना स्वधर्म क्या होगा, राज्य का स्वधर्म क्या होगा, गुड गवर्नेंस का विषय क्या होगा, पॉलिसी फॉर्मुलेशन, फंक्शनिंग ऑफ वेलफेयर स्टेट, फिलोसॉफिकल फाउंडेशन में ड्यूटी और गवर्नेंस का विषय क्या होगा। माननीय उपसभापति महोदय, मैं आपको बताना चाहूंगा कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व में हमारे संविधान निर्माताओं ने यूनिफॉर्म सिविल कोड रखा, आर्टिकल 44 में रखा। यूनिफॉर्म सिविल कोड पे सरला मुदगल का जजमेंट आया, यूनिफॉर्म सिविल कोड में शाहबानो का जजमेंट आया। लेकिन संविधान निर्माताओं के इस डायरेक्शन का विरोध करना और उसको ध्वंस करने का काम ये आपने किया है। हमने उसको आगे बढ़ाकर 3 तलाक जैसे प्रगतिशील कानून लाने का काम किया। अभिराम सिंह जैसे जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने इस देश के कॉन्स्टिट्यूशन के कल्चरलिज्म को लिया और उसी के साथ सेपरेशन ऑफ जुडिशरी, इसका किस प्रकार से एग्जीक्यूटिव से अलग होना चाहिए, वो नीति निर्देशक सिद्धांत में कहा। इसका मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं कि जो संविधान निर्माताओं की इच्छा थी कि जुडिशरी का और एग्जीक्यूटिव का सेपरेशन होना चाहिए। मैं एक जुडिशियल सेपरेशन के ऊपर पढ़ रहा हूं तो मैं एक बायोडेटा पढ़ना चाहता हूं, किस प्रकार से आपने जुडिशरी को कमिटेड बना के रखा। एक जज हुए सुप्रीम कोर्ट में, जस्टिस बरहुल इस्लाम, उनके बायोडेटा में लिखा है, बरहुल इस्लाम was an Indian politician and judge of Supreme Court of India. He was elected to the Rajya Sabha, the upper house of the Parliament of India, as a member of Indian National Congress in 1972. He resigned from the Rajya Sabha to become a judge in Guwahati High Court, where he eventually retired as Chief Justice. He was later recalled and appointed as the judge of the Supreme Court, where he delivered a judgment absolving the then Chief Minister of Bihar, Jagannath Mishra, in the Urban Cooperative Bank scandal. उसके बाद फिर उन्होंने पद छोड़ा, फिर आपने उनको चुनाव लड़ाया और फिर राज्यसभा में लेकर के। जब दिल्ली में 1984 का दंगा हुआ, तो 1984 के दंगे में आपको जांच के लिए एक कमीशन की आवश्यकता थी और आपने जांच के लिए जस्टिस रंगनाथ मिश्रा का कमीशन बनाया। कमीशन की रिपोर्ट क्या थी? कमीशन की रिपोर्ट ये थी, जस्टिस मिश्रा फाउंड
19 Congress worker guilty, but gave the party a clean chit. कांग्रेस के 19 नेता इन्वॉल्व हैं और कांग्रेस और राज्यसभा में संविधान पर चर्चा में हिस्सा लेते हुए केंद्रीय मंत्री और राज्यसभा सांसद भूपेंद्र यादव कह रहे थे और उन्होंने हमला किया कांग्रेस पर, कहा कि किस तरह से कांग्रेस ने संविधान की अवहेलना की है, साथ ही साथ जुडिशरी को बाध्य किया कि वो सरकार के साथ काम करे और सरकार के निर्देश पर काम करे। इसके कई उदाहरण वो पेश कर रहे थे। इस बुलेटिन में बस इतना ही। डीडी न्यूज़ पर खबरें जारी रहेंगी। नमस्कार।